जी अच्छा, स्क्रीन मैंने चेंज की है, आपके सामने स्क्रीन चेंज हो चुकी है, ये बता दें जरा। फ्लूइड डायनामिक्स की स्क्रीन आ गई है? जी सर। चलें, यस सर, आ गई है सर। ओके, ठीक है। अच्छा जी, फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम फ्लोइंग फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड हर उस शय को कहते हैं जो फ्लो करने के कैपेबल हो। इसमें लिक्विड भी शामिल है, इसमें गैसेस भी शामिल है, इनमें कुछ सॉलिड भी शामिल हैं, जैसा मरकरी सॉलिड है, ठीक है, लेकिन फ्लूइड में शामिल है। अब फ्लूइड जब फ्लो करते हैं ना, तो ये एक दूसरे की जो की लेयर्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ ऑफर कर रही होती हैं फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लो। इसको हम नाम देते हैं आमतौर पे विस्कोसिटी। इंटरनल फ्रिक्शन ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो आपकी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है। याद रखिएगा, विस्कोसिटी का सामने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से इसको मेजर करते हैं, और ईटा इसका सिंबल है, और ये कि इसका जो ऊपर जो उसका फॉर्मूला है वो आपको नजर आ रहा होगा, F/A/V/x। V इसमें वेलोसिटी है, x इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। ये आपको फॉर्मूला अगर याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपसे कोई कह दे कि जी विस्कोसिटी के आपने निकालने हैं डायमेंशन, तो एक और फॉर्मूला है विस्कोसिटी का, उससे भी डायमेंशन कहा सकते हैं। F = 6 पाई ईटा आर वी। आपको याद होगा ये वो फॉर्मूला है जो आप उसमें पढ़ते हो ड्रैग फोर्स के अंदर। तो यहाँ से भी विस्कोसिटी का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स में। फोर्स ओवर 6 पाई कांस्टेंट है हमारा बोली आर वी, इस फॉर्मूले से भी आप यूनिट ड्राइव कर सकते हो। और जो मैंने लिखा हुआ ये वाला फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला है, इसके जरिए भी आप ये काम कर सकते हो। यूनिट इसका है ml-1 t-1, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और उसके ऊपर ml t-1 और एल। तो याद रखिएगा, जिसकी जैसे सब्सटेंस की विस्कोसिटी ज़्यादा है वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, जैसा कोलतार है, जिस तरह हनी है, शहद, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है, यूँ समझ लो। या कि एग्जांपल में लिखी हुई है, हनी है, मरकरी है, तो ये। और जो जिस सब्सटेंस की विस्कोसिटी कम है, जैसा वाटर, बड़े आराम से फ्लो कर जाता है, ठीक। अच्छा, ये ड्रैग फोर्स, जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करती है तो फ्लूइड उस बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। इसको जिस फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं 6 पाई ईटा आर वी, ये हमारा स्टोक्स लॉ कहलाता है। ये फॉर्मूला खुद स्टोक्स लॉ कहलाता है। अब जब कोई ड्रॉपलेट या कोई स्फेरिकल बॉल फॉल करता है, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट लगता है, जिससे विस्कोसिटी या ड्रैग फोर्स के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी से। होता ही है कि बॉडी जब फॉल करती है तो थोड़ी देर के बाद उसकी जो डाउनवर्ड उसका वेट और अपवर्ड फोर्स दोनों बैलेंस हो जाती हैं, ड्रैग फोर्स, और बॉडी फिर नीचे गिर रही होती है इनर्शिया की वजह से, एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर अगर आप ड्रैग फोर्स को mg के बराबर रखें, उनकी वैल्यू पुटअप करके, यहाँ से ये टर्मिनल वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला आता है। इस पहले फॉर्मूले में अगर आप मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर देते हो, क्योंकि स्फेरिकल बॉल है, तो कैंसिलेशन के बाद ये लास्ट फॉर्मूला है जो आपका यहाँ ड्राइव होता है, दिस वन। टर्मिनल वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, लास्ट के मुताबिक टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं बॉडी का रेडियस को डबल करता हूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी 4 गुना हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है कि हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये स्टोक्स लॉ जो हम पढ़ते हैं, ये है खाली स्फेरिकल बॉल्स के लिए। कोई और शेप होगी, फॉर्मूले की शेप तो ये रहेगी, 6 पाई नहीं आएगा उसके साथ। 6 पाई सिर्फ स्फेरिकल शेप वाली बॉडीज के लिए आता है, ठीक है जी। ये सब चीज़ें तो हो गई इसकी कैलकुलेशन। आगे आपके पास इसमें आ जाता है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन वो फ्लो होता है जिसमें पानी की जो पार्टिकल है ना, उसी पाथ को फॉलो करती हैं जिसको पहले वाले पार्टिकल्स ने फॉलो किया था, यानी कि जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं वो आपस में टकराती नहीं है, मिक्सअप नहीं होती हैं। जो लेयर, जिस लेयर में जो चीज़ जा रही है उसी लेयर में चलती जाएगी, ये स्ट्रीमलाइन या रेगुलर फ्लो है। टर्बुलेंट में होता है जो लेयर्स आपस में मिक्सअप हो रही होती हैं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियाँ तितर बितर हो जाएंगी। एक्सीडेंट का मतलब है उनका अब फ्लो हो गया टर्बुलेंट। पहले अगर वो एक लाइन में जा रही हैं, नहीं दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो उनका फ्लो क्या कहलाता है? स्ट्रीम लाइन कहलाएगा उस लम्हे, ठीक है। फ्लो रेट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये होता है जी रेट ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कहते हैं इसको,
रेट ऑफ फ्लो को। इसका जिक्र पहले भी एक बार मैंने शायद किया था। तो रेट ऑफ फ्लो होता है ए वी, रेट ऑफ फ्लो है ए वी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रेट ऑफ फ्लो है। और वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इनटू टाइम बन जाएगा, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम, इसका जिक्र आगे आएगा। रेट ऑफ फ्लो से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है कि रेट ऑफ फ्लो फ्लोइंग फ्लूइड का कांस्टेंट रहता है, आइडियल फ्लूइड का खास तौर से कांस्टेंट रहता है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पाइप के एरिया को कम करते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, आप पाइप के एरिया को बढ़ाते जाओगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। यही वजह कि कोई बारीक टैप होती है ना छोटी वाली, तो वहाँ पानी बड़ा तेजी से आ रहा होता है। लेकिन वो मोटी टैप होती है, जैसे बेसन की टैप आजकल डिज़ाइन की जाती है, उसमें स्पीड कम हो जाती है। बाज है वो बेसन के नल पे डिपेंड करता है किस किस्म का लगा हुआ है। अच्छा जी, इसमें ये हो गया। फिर आपके पास आ जाती है बर्नौली इक्वेशन, लेकिन उससे पहले ये बात याद रखिएगा कि अगर ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। बिफोर अचीविंग द टर्मिनल वेलोसिटी, बॉडी पे लगने वाली 10 नेट फोर्स उसकी वेट माइनस ड्रैग फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। या और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने से पहले बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 से ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। और जब तक आप टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं करते, आपकी ड्रैग फोर्स स्मॉल रहती है और वेट ज़्यादा होता है, तो ये बॉडी नीचे गिर रही होती है। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो आपकी होती है वो 0 हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी पर नेट फोर्स 0 होती है, याद रखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी पर ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट, ये बता चुका हूँ मैं। बाकी वो दोनों बात हो गई है कि मास ऑफ द बॉडी अगर आप कांस्टेंट लेते हैं तो फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का आर के साथ इनवर्स रिलेशन बनता है, 1r² के साथ डायरेक्ट बनता है अगर डेंसिटी को कांस्टेंट लिया जाए। फिर आ जाता है आपके पास बर्नौली इक्वेशन। ये इसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वेशन है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर हेड एनर्जी का सम की बात करेंगे तो ये कांस्टेंट होंगी सब चीज़ें। हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस रो जी एच और प्लस पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल पाइप में ये फॉर्मूला बन जाता है हाफ रो वी स्क्वायर के साथ, क्योंकि उसमें एम जी एच का चक्कर नहीं रहता क्योंकि हाइट सेम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाती है। और बर्नौली इक्वेशन की जब आप बात करेंगे तो बर्नौली इक्वेशन याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। इसका जहां तक प्रूफ का ताल्लुक है, एक एंड पे लगने वाला प्रेशर मालूम करते हो आप, F/A1, यहाँ से इसकी फोर्स आती है F1 की P1A1 एक एंड पर। तो जब आप एक एंड का जो वर्क डन है वो ये आ जाएगा P1A1 डेल्टा एक्स, 1 कर लो डेल्टा x1। दूसरे एंड पे ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये -P2A2 डेल्टा x2 हो जाएगा। टोटल वर्क डन के इनको जमा कर देंगे, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालेंगे, बाकी जो आपके पास बचेगा वो ये बचेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 के सामने, ये आएगा P1 V1 और A1 माइनस P2A2 और V2, और बाहर आ जाएगा आपके पास T। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये जो आपके पास फैक्टर नजर आ रहा है दिस वन, ये आपके पास आ जाता है वॉल्यूम। ये आपका बनेगा A1 V1 और A2। ये जो इसमें A1 V1 नजर आया ना, ये वाला, बाकी यहाँ तक पोर्शन मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ज़्यादा बेटर है, सर्कल पूरा नहीं आया, ठहरे हुए, ये मैं मिटा देता हूँ इसको। हाँ जी, ये वाला जो है A1 V1 और साथ में टाइम मिलके वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। जहाँ तक आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो जितना एंटर होता है उतना ही लीव करता है, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो बाद में आपका इक्वल होगा ना। तो ये P1V माइनस P2V आ जाएगा, टोटल T खत्म हो गया अब। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट डेंसिटी, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर आप अप्लाई कर देते हो अपना टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, तो आपकी बर्नौली इक्वेशन ड्राइव हो जाती है। ठीक, बहरहाल इसका जो रिलेशन है उसमें को पढ़ने से पहले बर्नौली इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं आप लोग स्टैटिक प्रेशर, ये वाला स्टैटिक प्रेशर। और ये जो आपको ये वाला नजर आ रहा है बीच वाला, ये कहलाता है डायनामिक प्रेशर।
और ये आखिरी वाली इक्वेशन है, ये कहलाती है प्रेशर एट डेप्थ। प्रेशर एट डेप्थ। बर्नौली इक्वेशन की पहली जो है एप्लीकेशन वो है टॉरिस-सलीस थ्योरम। जब भी कोई वाटर या लिक्विड किसी हाइट से गिरता है तो जितनी वो स्पीड गेन करता है वो अंडर रूट ऑफ हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाइट ज़्यादा स्पीड ज़्यादा, हाइट कम स्पीड कम। ठीक है, ये टॉरिस रिलेशन है और ये इसकी इक्वेशन है। ड्राइव की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता होना चाहिए। फ्लोइंग फ्लूइड्स के लिए कुछ रिलेशन है। वेलोसिटी एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है और पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी आ सकता है। इसी तरह आपके पास इसका मतलब वेलोसिटी डी स्क्वायर के साथ और आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये लिखा हुआ है। इसी लिहाज से रेशो बनाएंगे वेलोसिटी और एरिया की या रेडियस और डायमीटर के साथ, तो एक रेशो ये बनेगी, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक है, ये बड़ा अहम रिलेशन है। ये रिलेशन ये शो करता है कि जब ये आपकी वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया ज़्यादा होता है वेलोसिटी कम होती है। अब जब वेलोसिटी आपकी कम होती है तो प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है। ये अभी आप देखोगे अगर जो अगला जो आपका ना रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड, इसके मुताबिक ये होता है कि आपका अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। इसका एक एमसीक्यू ये निकलता है कि ये अगर आपके पास एक घर की छत है, इसके ऊपर से एयर ब्लो कर रही है बड़ी तेजी से, तो यहाँ स्पीड हाई हो गई, स्पीड हाई हो गई, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो यहाँ कोई कागज पड़ा है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह जो आपकी चिमनियाँ काम करती हैं आपकी क्या नाम है उसकी कारखानों की, उनमें से ऊपर से हवा गुजर रही होती है तो ऊपर प्रेशर कम होता है तो धुआं बाहर निकलता है। ये इसकी एप्लीकेशन है। तो रिलेशन यही है आपका, इसको वेंचुरी रिलेशन भी कहते हैं, ये बना हुआ है। इसको आप यूं कर सकते हैं कि जब आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसकी वजह से एरोप्लेन लिफ्ट करता है, बॉल में स्विंग आता है। एरोप्लेन में ये होता है कि एरोप्लेन की शेप इस तरह बनाई जाती है कि उसके जो पर हैं उनके ऊपर वाली सतह पे स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ एयर बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से ऊपर प्रेशर कम होता है और नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है स्पीड कम होने की वजह से। और फिर ज़्यादा प्रेशर जहाज को, विंग्स को उठाता हुआ ले जाता है हवा की तरफ, यानी कम प्रेशर की तरफ। ठीक है, स्विंग ऑफ द बॉल भी यही चक्कर है। बॉल को आप घुमाते हुए फेंकें तो बॉल जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वहाँ स्पीड ऑफ एयर भी बढ़ेगी उसके घूमने की वजह से, अदर साइड पे स्पीड ऑफ एयर कम होगी। ठीक है, जहाँ स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा, तो ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ बॉल घूमेगा, स्विंग करेगा। फिर इसके अंदर ब्लड फ्लो। ब्लड आपको पता होना चाहिए लिक्विड है, इसकी डेंसिटी तकरीबन वाटर की डेंसिटी के इक्वल होती है, लेकिन इसमें अगर ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल की, वो अगर आप ज़्यादा करते हैं 50% अगर करते हैं तो इसकी जो विस्कोसिटी है ना वो 3 to 5 टाइम्स हायर हो जाती है देन वाटर। ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग है, एक लो और एक हाई। लो को डायस्टोलिक और आपका जो अपर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। हाई सिस्टोलिक प्रेशर वो 120 के आसपास होता है, और लो जो होता है 75 से 80 के पास होता है। ठीक है, अब मेजरमेंट करने के लिए स्पाइगमो मैनोमीटर यूज करते हैं। स्पाइगमो मैनोमीटर, इसमें ये होता है कि ब्लड वेसल के गिर्द एक एयर बैग रैप करके उसमें एयर भरी जाती है। एयर भरने से प्रेशर पड़ता है वेन्स के ऊपर और वेन्स कोलैप्स कर जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद हल्का हल्का इसके हवा निकाली जाती है बैग में से। बैग प्रेशर आराम आराम से कम करता है, वेन्स रिलैक्स होती हैं, और जिस लम्हे किसी एक आपके सेंट्रल वेन में से ब्लड का एक फ्लो निकलता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से गड़गड़ की आवाज आती है, टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से। आपके स्टेथोस्कोप के अंदर जो आपने इसके साथ बाजू के ऊपर लगाया होता है, बिल्कुल उसके बैक के नीचे जहाँ पे आपने रैप किया हुआ था, इसके नतीजे में आपका जब आप एकदम से हवा पे खारिज कर देते हो, जब वो गड़गड़ की साउंड आती है, एयर आपका ब्लड फ्लो जैसे स्मूथ होता है और साउंड आना बंद हो जाती है। तो साउंड आना शुरू होना और साउंड आना बंद होना, इन दो के दरमियान जो वक्फा होता है ना वो ब्लड प्रेशर का वक्फा होता है। ठीक है बेटी,
बेटा जी ये भी आपका मुकम्मल हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए, पूछ लीजिए। जी बच्चे।